चैप्टर 5 क्लास 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो थे ना वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। सबको पता है कि पहले क्यों पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वहाँ भीड़ लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, इसलिए वो पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि वो आखिर उतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उन्हें जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग शासक कैसे बने, तो उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। मतलब हमारे इंडिया जो है या फिर कोई भी कंट्री है उसमें तो इतना पॉपुलेशन है, लेकिन जो कुछ ही लोग होते हैं वही क्यों शासक बनते हैं। तो देखो समझो, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव कर रहे हैं। हमारे इंडिपेंडेंस को 70-75 साल ही हुए, तो वही 50 लगभग बोला, क्योंकि 100 तो नहीं हुआ अभी ना, तो उसी के बीच में। तो हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की यह प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध जो यज्ञ करता था उन वाले राजा से लड़ाई करने होते थे। पहले वो लोग एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे और एक घोड़ा को क्या करते थे कि उनको राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे। और ये जो घोड़ा है वो घूमते रहता था, और जो भी राजा उसको रोक दिया कि ये नहीं, ये तो मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से तुमको लड़ाई करना है। जो घोड़ा छोड़ दिया, अगर उसको तुमने मतलब अगर रोक दिया तो तुमको उस राजा से लड़ाई करना पड़ेगा। और उन्होंने घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं जो राजा है उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। समझ में आया ना, कि अगर कम शक्तिशाली है तो मतलब जिस राज्य में गया वो कम शक्तिशाली तो उसको जाने देते थे। और समझ लो कि अगर नहीं रोके तो वो जो राजा करवा रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। रोक लिए यानी कि हम शक्तिशाली हैं और फिर उससे युद्ध करो। ठीक है, अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्ति। इसके बाद उन राजाओं को जो नहीं रोका था उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और यहाँ पे विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता। पुरोहित जो भी होते हैं उनको संपन्न किया जाता था। उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, क्योंकि जहाँ पे भी जाएगा वो उनके अंडर आ जाएगा और उनसे वो लड़ाई नहीं करेगा, और जो भी मतलब रोक दिया उनके यज्ञ को वो उनसे लड़ाई करेगा। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मतलब जो मतलब नहीं रोका घोड़े को अपने राज्य में आने से, तो उनको निमंत्रण चला जाता था कि आप आइए, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो वो यज्ञ में जाते थे। फिर यज्ञ के बाद क्या होता था कि सबको बुलाया जाता था, तो वो लोग जाएंगे तो राजा के लिए तो कुछ उपहार लेके जाएंगे ना, तो उपहार लेके जाते थे। ठीक है, और उनको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का क्या होता था कि मुख्य स्थान होता था, जो उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल से एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता है वही ना उसका सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयी तथा अन्य गुणों का गान करता है कि हाँ राजा तो बहुत अच्छे हैं, उनको गुणों का गान करता है। राजा की जो सगे संबंधी है और उनकी रानियाँ और पुत्र को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का जो काम है वो सिर्फ यही है, बैठकर यज्ञ का जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखना है। राजा के ऊपर पुरोहित जो थे पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ उन्हें कई अनुष्ठान करवाते थे। ठीक है ना, विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उनके लिए उपहार लाते थे। जो भी मतलब उन्हें राज्य में जो भी लोग रहते थे उनके लिए उपहार लेके आते थे। पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है ना, यह यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ, पैसे के आधार पर वो कौन कौन सा। तो देखिए, तो पहले तो राजा हो गया, फिर मतलब जो भी ब्राह्मण वहाँ पे जो भी पुजारी लोग थे उनको क्या मतलब इसमें जो नाम बताइए आप समझ लीजिए। पहले हमने जो बताया था उसमें क्या था कि पुरोहित बोला गया है। तो पुरोहित हो गया, एक राजा हो गया, और तो उनको क्षत्रिय ब्राह्मण इस तरीके से, और वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। तो वही इस तरीके से वर्ग शामिल हैं, और जो राजा है। ठीक है, अब देखो वर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसमें बताया गया है
इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जो जिस समय का बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये गंगा यमुना कई ग्रंथ रचे गए थे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे तो कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो मतलब जरूरी था, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, सब लोग रहते थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था जिनका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना था। उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, ठीक है ना। तीसरा स्थान पर विश्व अथवा वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जो भी महिला भी है उनको भी माना गया था कि नहीं, आपको भी वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं है, ठीक है। पुरोहित के अनुसार, जो पुरोहित है उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण नहीं होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग आते थे जो शवों को दफनाए या जलाने के काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं समझते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई इलाकों में सामाजिक, आर्थिक और असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? क्योंकि सबको इक्वली अधिकार नहीं मिल पा रहा था, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये मान लीजिए कि कोई शूद्र में जन्म लिया तो उसका मन नहीं है कि वो उस काम को करे, उसका मन है कि वो लोगों को बचाए तो वो उस काम को कर सके। तो उस तरीके से उन लोगों की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसलिए उन लोग का मतलब एक विरोध का होगा कि नहीं, हम किसी भी धर्म में जन्म लिए उससे हमारा क्या लेना देना है। हमको जिस कार्य में रुचि होगी हम उस कार्य को करेंगे ना। ये थोड़ी ना कि हम इस जाति में जन्म लिए तो हमको यही काम करना है। नहीं, जो हमको मन करे वो हम करें। इसलिए लोगों का जो ये विचार है उनकी स्वतंत्रता को छीन रहा था और उनको मतलब एक अच्छी ज़िंदगी नहीं प्रदान कर रहा था। इसलिए सारे लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनपद के बारे में। देखिए यहाँ पे एक चित्र के बारे में भी बताया गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दूसर पास इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरी मिली है, ठीक है ना। ये पात्र बहुत ही पतले सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर भरपूर लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। बहुत ही सुंदर है, चिकना है, ये सब है, ठीक है ना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। देखो पहले क्या होता था, हमने 4 चैप्टर पढ़ा था उसमें कि एक आदमी का राजा होता था, जैसे कि लोगों का राजा होता था, लोगों की भलाई का काम करता था। अब जैसे कि वो नहीं है, एक जनपद हो गया, जैसे कि मगध जनपद, ये मतलब एक लोकेशन होने लगा, जैसे कि एक एरिया का राजा होने लगा, ना कि लोगों का राजा होने। जनपद का कि जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ पढ़ने में, जैसे कि हो गया ना मगध जनपद, ये जनपद, वैशाली जनपद, तो इस तरीके का। पुरातत्वों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतिर जी खेड़ा इनमें प्रमुख है, ठीक है ना। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, तल्ला, घी जो कि दालें हैं, गन्ना है, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन सभी सूची में एक ऐसी फसल का नाम बताओ जो कि अध्याय 3 में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सारी तो है ही, तिल, सरसों, आप देख लीजिएगा, आपको याद होगा तो।
लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर थे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना गया, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर सरल रेखांकन तथा ज्यामितीय रूप में है, ठीक है ना। अब महाजनपद के बारे में है, तो देखिए बात समझिए। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक है ना। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, यहाँ पे देखो जनपद बताया गया ना, मगध हो गया, वैशाली हो गया, वज्जी हो गया, अंग हो गया, वही सारी चीज़ें, और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वो लोग क्या करते थे कि शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हाँ हमारे पास इतनी सिक्योरिटी है, तो हमारे पास ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अपना बम दिखा करके दिखाता है कि हमारे पास ज़्यादा शक्ति है, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास ये है वो है, अपना बम दिखा करके, अपना जो भी उनके पास मिसाइल है वो दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा शक्तिशाली, हमसे लड़ाई मत करो या जो भी है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जब राजा सेना रखने लगे तो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 84 पर हमने देखा था, और सिक्कों के बारे में आप चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों और किस तरीके से। तो वो देखिए, वो राजा जो होता था सिर्फ लोगों के मतलब भलाई के लिए जो काम करता था उसके लिए। यहाँ पे एक एरिया के लिए हो गया। कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो दीवार आपको दिख रही है वो कौशाम्बी किले की है, ठीक है ना। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है वो के इलाहाबाद के पास, जिसको अभी प्रयागराज की मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 225 साल पहले, 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अवशेष है ये। कर महाजनपदों के राजा, देखो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1 से 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाना, उसे भाग कहा जाता था। अब देखो, कर भी लगा कि राजा जो थे विशेष किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी, और राजा लोगों के द्वारा समय समय पर कर नहीं लगाएंगे तो लोग पैसा कहाँ से देंगे। राजा को तो कुछ काम करना नहीं होता, बैठ के खाली शासन करना होता है और लोगों का मेंटेनेंस देखना होता है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो वो लोगों के द्वारा ही तो लेते थे ना, कि उनके फसलों पर टैक्स लगा दिए, उनके घरों पर टैक्स लगा दिए, सब चीज़ पर टैक्स लगा करके वो, तो उस तरीके से फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उपज का 1 से 6वां भाग जो थे निर्धारित कर लिया जाता। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाए, प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आकेटकों तथा संग्राहकों को जंगल की वस्तुएं देनी होती थी, मतलब कि जो आप कर रहे हो उसी में से आपको कुछ ना कुछ तो सरकार को देना है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम ये कर रहे हैं तो जो कर रहे हो उसी में से दो भाई। कृषि में परिवर्तन, ठीक है। राजा को क्या देते होंगे, देखो आखेटक बोला है ना कि जंगल से प्राप्त, मतलब अब शिकार किए तो वो दे दो, जंगल से कुछ पौधे आ गए, कुछ जड़ी बूटियाँ, तो जो कुछ भी है वही सब दे दो। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन जो थे, लकड़ी को फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों को अनाज के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात धान के पौधे का खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाए जाने लगे। धान के पौधे तैयार हो गए, उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर कम करते थे। बता सकते हो कि राजा इन पर, क्योंकि उन्हें टैक्स मिलेगा ना, जितना ज़्यादा होगा उतना टैक्स मिलेगा, इसलिए वो काम करवाते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध
अब हम लोग मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने जो मानचित्र 4 था जिसमें महाजनपद के बारे में हम देख रहे थे, तो हमने मगध को तो देखा ही था ना। तो वही मगध को लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 साल के मतलब मगध जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी हो गया था, पूरे ऑल इंडिया में वो फैल चुका था। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ मगध को। ये आपको दिख रहा है मगध, आपको दिख पा रहा है मगध? ये देखिए ये मगध, ये हाँ रहा इतना बड़ा जनपद। धीरे धीरे ये पूरा फैल चुका था। मतलब मगध नाम से जो भी वो आए थे ना गुप्ता राजा सम्राट के लिए, तो वो मगध नाम से थे और इसको पूरा इंडिया में फैला दिया था ना, तो इसलिए। तो चलो मगध आपने देखा कि 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल का वितरण, ठीक है ना, जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाना। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए, ठीक है ना। इन जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्हीं को हरा करके वो आए थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग तक फैला दिया। बिहार के राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में क्या, तो आप देख लीजिए वज्जी, ठीक है ना। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। वज्जी जो वैशाली राज्य है उसी के बारे में है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसकी नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार